गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बेटा? चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का डिस्कशन चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल स्टडी की थी और आज हम आगे के सेल ऑर्गेनेलिस को पढ़ेंगे, है ना। तो एट फर्स्ट हम लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, 9th क्लास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन ने। पॉर्टर, क्लैड एंड फुलमैन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी एंड दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेनस। ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं ये। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते एंड मेमेलियन आरबीसीज के अंदर भी नहीं पाए जाते, है ना। मेमेलियन आरबीसीज के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं। ये ध्यान रखना, ये कंपटीशन के क्वेश्चन है जो बीच बीच में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये आपके फाउंडेशन को तैयार कर रहा है, जो हायर क्लासेस में आपको बेनिफिट देगा। इसके अलावा बच्चों, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल मेम्ब्रेनस है एंड ये न्यूक्लियस के पास में एक नेटवर्क के रूप में पाया जाता है। मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 टाइप की स्ट्रक्चर से बनता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो बच्चों पहले मैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, देन फिर न्यूक्लियस के पास में इनका अरेंजमेंट कैसा होता है वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, बच्चों ये जो स्केच है ये सिस्टर्नी की है। ठीक है, सेकंड लेते हैं वेसिकल। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं वेसिकल। ओके, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल।
9th क्लास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स से के मिलने से बनते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में नेटवर्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इनकी डिस्कवरी किसने की। ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, ये प्रोकैरियोट एंड मेमेलियन आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स के मिलने से बनते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये बच्चों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में दोनों तरफ ऐसे नेटवर्क के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी सरफेस पर राइबोसोम्स स्टडेड होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये राइबोसोम्स हैं। सेकंड हम लेते हैं स्मूथ ईआर, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी जो मेन स्ट्रक्चर है उनमें मेनली ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, मेनली क्या पाई जाती हैं, ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनकी इनमें इनके स्ट्रक्चर में मेनली सिस्टर्नी पाई जाती है। तो ये बच्चों 2 टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं फंक्शंस। अगर बच्चों हम फंक्शंस की बात करें, बहुत ही सिंपल से फंक्शंस हैं। बच्चों अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है इनके। एक तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक साइटोस्केलेटन बनाती है। एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर उसकी साइटोस्केलेटन को बनाती है, उसकी शेप को मेंटेन रखती है, एक नेटवर्क के रूप में पाई जाती हैं। सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल करवाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके ऊपर लिपिड्स का, स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली जो रफ ईआर है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो सेल्स हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, और जो स्मूथ ईआर है ये लिपिड स्टेरॉइड सिंथेसिस करने वाली सेल्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक सरफेस प्रोवाइड कराती है सेल के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस को करवाने के लिए, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा लीवर सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं वो डिटॉक्सिफाई करती है, हार्मफुल जो केमिकल्स बन जाते हैं या सब्सटेंस है उनको रिमूव करती है, उनको डिटॉक्सिफाई कर देती है। एक और फंक्शन रह रहा है बच्चों इसमें कि जब सेल डिवीजन होना होता है तो सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, तो एक बार के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। तो जो सेल डिवीजन के समय जो नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा न्यू जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनका फॉर्मेशन होता है। ओके बेटा, तो ये कंसेप्ट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं राइबोसोम। जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है बच्चों ये है राइबोसोम। नाइन्थ क्लास में आप सबको गाइड करना चाहूंगा कि आजकल दिक्कत ये है कि रिसोर्सेज बहुत हैं और फैसिलिटीज खूब हैं आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि स्टडीज कैसे की जानी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है स्टडीज में वो है खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, जो आज के बच्चे शायद कम करते हैं। बच्चों आप एक जगह गाइडेंस ले रहे हैं स्कूल के अंदर, आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। इवनिंग में आप खुद पढ़ा करें, आप अपने टॉपिक्स को जो भी जिस दिन करवाया गया है सेम डे आप उसको रिवाइज करें। एक और प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में कि बच्चे बहुत सारी बुक्स को कंसीडर करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि वो किसी भी बुक को सही से नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ बच्चों के 9th से ऑनवर्ड, 9 to 12 आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक है, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है आपके सब्जेक्ट की, वो आपके लिए गीता, बाइबल या कुरान जैसी होनी चाहिए। वो आपके लिए गीता, बाइबल या कुरान है, आप उसको बार बार पढ़ें। आप अपने चाहे एसएसटी हो चाहे साइंस हो, आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। मेरे सब्जेक्ट में मैं आपको ये कह रहा हूँ किसी भी रिफ्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ें। इसके अलावा जो मैं नोट्स सेंड कर रहा हूँ वो काफी डिटेल में है, काफी कॉम्पिटिटिव पार्ट मैंने उसमें इंक्लूड कर रखा है। तो आप लोग नोट से कवर करें उस टॉपिक को और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए तैयारी करें। नो डाउट आप बेस्ट देंगे। और जितने भी बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स हैं, जितने भी हायर एग्जाम्स होते हैं, वो सारे एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड होते हैं। तो बेटा 9th से ही आप इस चीज को दिमाग में बिठा लें कि एनसीईआरटी बुक के एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को बहुत ही डेप्थ में सही से पढ़ना है और एक एक वर्ड का आपको मीन पता होना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप मेरी बात को मानेंगे भी और पर अपने एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं राइबोसोम। बच्चों राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। हु डिस्कवर्ड दिस? जॉर्ज पैलेट ने।
जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था एंड ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस। ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि कौन से सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। ये जनरली बच्चों पार्टिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और मेनली सब यूनिट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी जो सब यूनिट्स है उनका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर होता है और जब भी प्रोटीन बनाना होता है तब ये सब यूनिट्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है या इनके बने होते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स को बताने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो राइबोसोम्स हैं इनकी जो साइज है, इनकी साइज को हम सेडिमेंटेशन को एफिशिएंट के बेसिस पर मेजर करते हैं। ठीक है ना? मैं लिख देता हूं, सेडिमेंटेशन को एफिशिएंट। स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट। ध्यान से देखना बच्चों, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है कि ये इतने ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स हैं कि इनको लेंथ में नहीं मेजर किया जाता। इनका सेडिमेंटेशन किस रेट से होता है उस बेसिस पर इनको मेजर किया जाता है और उस यूनिट का नाम जो राइबोसोम की साइज को मेजर करती है उसे हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या कहते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट। तो इस बेसिस पर राइबोसोम्स दो टाइप के हैं। एक तो है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, और सेकंड है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम। अब 70S राइबोसोम मैं बना के बता देता हूं आपको।
बच्चों ध्यान से देखिए, द राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। जो 70S, एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, जो 70S राइबोसोम्स हैं वो मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो 80S राइबोसोम्स हैं, दीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, जो 70S राइबोसोम है ये दो सब यूनिट्स के बने होते हैं। जनरली राइबोसोम जब प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है तब अपने सब यूनिट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो ये सब यूनिट मर्ज हो जाती है आरएनए के ऊपर। ठीक है, तो 70S राइबोसोम 30S स्मॉल सब यूनिट एंड 50S लार्ज सब यूनिट के बने होते हैं। जब ये मर्ज होते हैं तो इनका साइज रह जाता है 70S। तो इसे हम क्या कहते हैं, 70S राइबोसोम कहते हैं। इनकी जो विड्थ है वो 170 एंगस्ट्रॉम से लेकर 210 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि जो लेंथ है वो 200 से 290 एंगस्ट्रॉम होती है। सेकेंड हम लेते हैं 80S राइबोसोम। बच्चों जो 80S राइबोसोम्स हैं ये 40S स्मॉल सब यूनिट एंड 60S लार्ज सब यूनिट के मिलने से बनते हैं। जब ये मर्ज होते हैं तो ये बन जाते हैं 80S राइबोसोम। इन अप्रोक्सीमेटली इसकी जो विड्थ है वो 240 से 290 एंगस्ट्रॉम एंड इसकी जो लेंथ है 300 से 340 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है बेटा, तो ये दो टाइप के राइबोसोम से, दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर एस का मीन स्वेडबर्ग यूनिट है। सेडिमेंटेशन कैसे होता है उस बेसिस पर इनके साइज को मेजर किया जाता है। जो 70S राइबोसोम है वो 30S एंड 50S के बने होते हैं। जनरली ये अलग अलग पाए जाते हैं सेल के अंदर। जब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है उस समय आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो आरएनए होता है उसके ऊपर ये मर्ज हो जाते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं इनसाइड द सेल। ठीक है, इसी तरीके से 80S राइबोसोम 40S एंड 60S सब यूनिट के बने होते हैं। जनरली ये भी अलग पाए जाते हैं, लेकिन जब भी प्रोटीन फॉर्मेशन करना होता है तो ये एमआरएनए के ऊपर मर्ज हो जाते हैं। ओके बेटा, तो ये दो टाइप के हैं। और अब बात करते हैं ये कौन कौन से सेल्स में पाए जाते हैं। ये बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये मैमेलियन आरबीसी, जो मैमल्स की जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं, उनमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। ये ध्यान रखना, नीट मेडिकल जो पेपर होता है, जो बच्चे साइंस लेंगे, बायो लेंगे, तो ध्यान रखना नीट में भी ये क्वेश्चन बन जाता है या बन सकता है कि राइबोसोम कहाँ नहीं पाए जाते, मेमेलियन आरबीसीज, मेमेलियन आरबीसीज के अंदर। बात करते हैं फंक्शंस की। बच्चों राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री, इन्हें हम इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम्स के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ओके बेटा, एक बार आप देख लीजिए इसको। तो ये राइबोसोम्स का कंटेंट था। नेक्स्ट लेते हैं हम गोल्जी बॉडीज। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्जी बॉडीज। अच्छा बच्चों, जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था और इसीलिए राइबोसोम्स को पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलेड पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी बॉडीज।
बच्चों जो गॉल्जी बॉडीज हैं इन्हें हम इनकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गॉल्जी। कैमिलो गॉल्जी डिस्कवर्ड द गॉल्जी बॉडीज, ओके। एंड ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। ठीक है बेटा, ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। एंड ये बच्चों सिस्टर्नी कोमा वेसिकल एंड वैक्यूल्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स के बने होते हैं। प्लांट सेल में इन्हें हम डिक्टियोजोन्स कहते हैं। प्लांट सेल में क्या कहते हैं इन्हें हम? डिक्टियोजोन्स। अब बात करते हैं ये कौन कौन सी सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। बच्चों ये प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में गॉल्जी बॉडीज एब्सेंट होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स गॉल्जी बॉडीज आर एब्सेंट, ओके। एंड मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। एंड मैच्योर स्पर्म के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स हैं जिनके अंदर गॉल्जी बॉडीज नहीं पाए जाते। जो गॉल्जी बॉडीज है ये सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स के बने होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसे ये सेक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। यस बेटा, लुक एट द बोर्ड एंड इस स्ट्रक्चर को बड़े ही ध्यान से देखिए आप।
जो गोल्जी बॉडीज हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, यहाँ ट्यूब्यूल्स नहीं है, वैक्यूल्स के मिलने से बनते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं और सेक लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं और प्लांट में इन्हें हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इनकी, इनका इस तरफ का जो हिस्सा जो ईआर की तरफ होता है इसे हम सिस फेस और इसे हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, जबकि इस पार्ट को हम ट्रांस फेस, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ये वैक्यूल्स हैं, ये सिस्टर्नी है एंड ये वेसिकल्स हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज? बच्चों, गोल्जी बॉडी के फंक्शन में सबसे पहला है कि सेल के अंदर पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, जो सब्सटेंसेज हैं उनको पैकेज करते हैं, उनका मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, पैकेजिंग वेसिकल्स के अंदर होती है, वेसिकल्स फिर ट्रांसपोर्ट होती है ट्रांसफेस तक, फिर वहां से जो भी रिक्वायर्ड साइट है वहां पर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो गोल्जी बॉडीज हैं उनके कटने से लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, स्मॉल जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। स्पर्म के अंदर जो टिप पार्ट है उसका, जो एक्रोसोम, स्पर्म जो है, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, एनिमल्स में, वुमन में मेल गैमेट है, तो स्पर्म का जो टिप पार्ट है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, कैप पार्ट है, उसका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज के द्वारा ही होता है। इसके अलावा बच्चों, जो गोल्जी बॉडीज है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है और लिपिड्स हैं या जो कोलेस्ट्रॉल है उनकी सिंथेसिस की साइट भी है गोल्जी बॉडीज। ठीक है बेटा, तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द गोल्जी बॉडीज के ये फंक्शंस हैं। ठीक है बेटा, टाइम कम रह रहा है, एक बार आप डायग्राम देख लें और आज इस टॉपिक को, इन टॉपिक्स को अच्छे से रीडिंग जरूर करें आप नोट्स से, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक में आपको पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक नहीं होंगे, लेकिन आप पैराग्राफ के फॉर्म में है तो बीच बीच में उन्होंने सारी चीजें मेंशन की भी होती हैं। नेक्स्ट लेते हैं पेरोक्सीजोम। ध्यान से देखिए बच्चों, पेरोक्सीजोन्स बच्चों वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड दे आर सिंगल मेम्ब्रेनस, दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड पेरोक्सीजोन्स को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी डुवे ने। किसने डिस्कवर किया था? दे वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे। ओके, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, मेनली ये प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। ओके बेटा, इन पेरोक्सीजोम्स ऑक्सीडेज एंड कैटालेज जो टाइप के एंजाइम्स हैं, दे आर फाउंड इन द पेरोक्सीजोम एंड इनका मेन फंक्शन क्या है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ये रिमूव करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन की जो साइट है, फोटो रेस्पिरेशन की जो साइट है वो पेरोक्सीजोम,
ओके बेटा, तो 9th क्लास आज की क्लास में इतने ही टॉपिक्स करेंगे हम। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक बेटा आप इन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर ले। ओके, थैंक यू।